नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। ऑस्ट्रिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वागत में लगे मोदी मोदी के नारे। आज वियना में दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति और चांसलर कार्ल नेहमर के साथ होगी महत्वपूर्ण बात। चालीस से भी अधिक साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रिया दौरे से वहां रह रहे भारतीयों में जबरदस्त उत्साह। पीएम से संवाद का बेसब्री से इंतजार। ऑस्ट्रिया और भारत व्यापार बैठक में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। 18 लोगों की मौत, 19 घायल। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। राष्ट्रपति ने जताई संवेदना। सात राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल में एनडीए और इंडी गठबंधन में टक्कर। 13 तारीख को आएंगे नतीजे। कठुआ में आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन तेज। एनआईए ने भी शुरू की जांच। वहीं डोडा में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ अब भी जारी। नीट पेपर लीक मामले में पटना में सीबीआई के हत्थे चढ़े 2 और आरोपी। आज कोर्ट से रिमांड पर लेने की होगी कोशिश। और भारत जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचेस की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। दोनों टीमों की कोशिश मुकाबले को जीत सीरीज में बढ़त बनाने। चलिए शुरुआत करते हैं। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से और सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रिया दौरे से जुड़ी हुई खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल वियना पहुंचे तो वहां पर वंदे मातरम की जो गूंज सुनाई पड़ी, उसकी चर्चा आज भी हो रही है। खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उस अद्भुत वीडियो को साझा किया और कहा कि इसके जरिए संस्कृति की सुंदर झलक देखने को मिली। तो ऑस्ट्रिया में म्यूजिक का बहुत बड़ा क्रेज और भारतीय राष्ट्रगीत की धुन वहाँ के ऑर्केस्ट्रा पर गूंजती हुई भारत का सम्मान। और पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त ऑस्ट्रिया दौरे पर राजधानी वियना में है। 41 साल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की ये पहली यात्रा है। रूस की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री कल जब वियना पहुंचे तो हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। एक तरफ पीएम मोदी का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया तो उनको रिसीव करने के लिए खुद ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग एयरपोर्ट पहुंचे।
आज पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन और चांसलर कार्ल नेहमर के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया और भारत व्यापार बैठक को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वियना में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी संवाद करेंगे। ऑस्ट्रिया भारत का एक मजबूत और विश्वसनीय साझेदार है और दोनों ही देश लोकतंत्र और बहुलवाद के आदर्शों को साझा करते हैं। और ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियना में चांसलर कार्ल नेहमर के साथ मुलाकात की है। चांसलर कार्ल नेहमर ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने भी प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिख करके ऑस्ट्रिया के चांसलर को गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने लिखा, मैं कोट करता हूं, चांसलर कार्ल नेहमर, गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद। मैं कल भी हमारी चर्चाओं का इंतजार कर रहा हूं। हमारे देश वैश्विक भलाई को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। अनकोट। और एक वैश्विक राजनेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नए प्रतिमान स्थापित कर रही है। पीएम मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के विश्व प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर विभिन्न धार्मिक समुदाय के धर्मगुरुओं और भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित होते भारत का जश्न मनाया। गगनचुंबी इमारतों और अपनी चकाचौंध के लिए दुनिया भर में मशहूर न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर पर इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन, द यूनिटी ऑफ फेथ्स फाउंडेशन और भारतीय अप्रवासियों के सहयोग से पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित होते भारत पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान टाइम्स स्क्वायर में स्क्रीन पर भारत के उत्थान का वीडियो प्रदर्शित किया गया, जिसमें अतुल्य, समावेशी और विश्व के लिए प्रेरणादायक विकसित होते भारत की तस्वीर पेश की गई। इस कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद और इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन के संयोजक सतनाम सिंह संधू भी मौजूद रहे। मोदी जी को टाइम्स स्क्वायर में देखकर बड़ी स्क्रीन पर दिल बड़ा खुश हुआ। ये यहाँ मोदी जी का मैसेज सारी दुनिया में जा रहा है। वी आर स्टैंडिंग हियर इन द टाइम्स स्क्वायर, इन द सेंटर ऑफ टाइम्स स्क्वायर, वेयर ऑल द स्क्रीन वाज शोन मोदी जी। मोदी जी ने जब गुरु नानक देव जी का गुरपुरब था, सभी एम्बेसीज को कहा गया था कि ये मनाया जाए। उन्होंने एकता का एक दावा सभी को किया है, एंड वी आर रियली हैप्पी एंड थैंक यू मोदी जी। ऑल द सिक्स फ्रॉम यूएसए आर विद यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों के कार्यकाल के दौरान भारत में अल्पसंख्यकों समेत सभी समुदायों का समावेशी विकास हुआ। भारत के वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को लेकर इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन और द यूनिटी ऑफ फेथ्स फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से एक गोलमेज बैठक आयोजित की। बैठक में पीएम के कार्यों की सराहना हुई और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। विश्व इस समय बहुत बड़े संकट की परिस्थिति से गुजर रहा है और ईरान में हो या यूक्रेन में हो या रशिया हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है इस समय विश्व में, वो है मोदी जी। उन्हें कई हद तक इसको डिले करने की कोशिश की है। वो भारत दुनिया को विश्व बंधुत्व और शांति का संदेश लगातार देता रहा है। इसकी एक मिसाल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रूस दौरे पर रूसी राष्ट्रपति के समक्ष भी पेश की। उन्होंने कहा कि संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में संभव नहीं है और साथ ही पीएम ने आतंकवाद को भी बड़ा खतरा बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रिया दौरे पर बात करने के लिए हमारे साथ वियना से जुड़ रहे हैं संवाददाता अरुण शर्मा। अरुण, धन्यवाद जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ये एक ऐतिहासिक यात्रा है, 75 साल हो रहे हैं दोनों ही देशों के बीच जो संबंध है, कितना अहम है वहाँ पर रह रहे भारतीयों के लिए इतने लंबे वक्त के बाद किसी भारतीय नेतृत्व का वहाँ पर पहुँचना? अजय जी, शुभ प्रभात। आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर रात यहाँ पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ और वंदे मातरम इसकी धुन यहाँ पर जो रह रहे ऑस्ट्रियंस जो लोग हैं उन्होंने उसको गाया। एक तरह से अब देखा जाए तो यहाँ जो ऑस्ट्रिया में जो लोग हैं, जो भारतवंशी नहीं, यहाँ के ऑस्ट्रिया के भी जो लोग हैं, वो हिंदी भाषा में
या फिर जो हमारा जो संस्कृति के जो कल्चर है उसमें काफी इंटरेस्ट रखते हैं। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अभी हाल ही में वो वीडियो को ट्वीट किया जिसमें वंदे मातरम का जो रेंडिशन होता है उसको मल्टीपल कोरस में के अंदर कई सारे आर्टिस्ट ने उसको प्ले किया, ज्यादातर लोग ऑस्ट्रिया से ही थे। उसको लीड किया एक तरह से जो इंडिया के जो पर्सनल है उन्होंने। तो दिखाता है कि काफी ज्यादा गर्मजोशी भरा एक तरह से लोगों में उत्साह है, लोग काफी एक्साइटेड है प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ ये भी आता है कि ग्रेजुअली जैसे हमने देखा पिछले 10 सालों के अंदर भारत का कद ग्लोबली जिस तरह से बढ़ा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की अप्रूवल रेटिंग आप जो पाएंगे जो तमाम वर्ल्ड लीडर्स है उसमें टॉप पर आती है। तो ऐसे में लोगों के अंदर काफी उत्साह है उनको देखने के लिए। इनफैक्ट कल जब प्राइम मिनिस्टर मोदी देर रात को यहाँ पहुंचे थे तो ऑस्ट्रेलिया के कई सारे बच्चे भी थे, वो भी उनके बारे में जानना चाहते थे। और हमने देखा कि देर रात को जो कई सारे लोग थे वो सड़कों पर थे उनको समझने के लिए, जानने के लिए, उनका इस्तेकबाल करने के लिए। तो अपने आप में दिखाता है कि एक मैसिव इंडियन कम्युनिटी तो है ही है, लेकिन साथ ही जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं उनके बीच भी प्राइम मिनिस्टर मोदी काफी पॉपुलर है। लेकिन इंटरेस्टिंगली आज का जो फोकस भी जो पॉइंट रह सकता है वो पीपल टू पीपल कनेक्ट पे और डायस्पोरा कनेक्ट पे रह सकता है। बिकॉज आज का जो बड़ा इवेंट जो आप मान सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा इनको संबोधित करेंगे, तो एक तरह से यूरोप के अंदर आप देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है, अप्रूवल रेटिंग टॉप पर आती है। और यही वजह है जो आपने सवाल किया कि किस तरह का उत्साह यहाँ के लोगों में है, तो मैसिवली यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है। अजय जी, अरुण, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ऑस्ट्रिया से भारत क्या सीख सकता है और भारत क्या ऑफर कर सकता है ऑस्ट्रिया को, उसके बारे में बात करते हैं। द्विपक्षीय संबंध किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं, वो कौन से सेक्टर्स हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो दोनों बड़े नेताओं के बीच बातचीत में शामिल हो सकते हैं, ये देखते हुए कि यूरोपियन यूनियन के साथ भले ही हम FTA पर बात आगे न बढ़ पा रहे हों, लेकिन ऑस्ट्रिया एक अहम देश है यूरोपियन यूनियन का और बहुत सारे सेक्टर्स में भारत काफ़ी कुछ सीख सकता है उससे। देखिए, यहाँ पे भारत और ऑस्ट्रिया के लिए दोनों के लिए विन विन सिचुएशन साबित होती हुई दिखाई देगी। हम पहले भी इस बारे में बात करते रहे हैं कि किस तरह से यूरोप स्ट्रगल कर रहा है इस समय पर, मतलब फाइनेंशियल लिक्विडिटी की बात आती है। वहीं पे यूरोप एक मार्केट की भी तलाश कर रहा है कि कैसे उन्हें बड़ा मार्केट मिल सके। तो जाहिर सी बात है, जब तक भारत की बात आती है, भारत इस विजिट से इस बात पर फोकस करेगा कि कैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड न्यू एंड टेक्नोलॉजी, खास करके जो कि हमारे जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, सोलर कैपेसिटीज हो गई, उनको कैसे एनहांस करने के लिए भारत से ऑस्ट्रिया से कई टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर कोलैबोरेट करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। जो कि भारत जिसको एक तरह से एक्सप्लोर भी कर रहा है इस चीज को कि कैसे जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और जो हाई एंड टेक्नोलॉजी जो कि इस समय पर ऑस्ट्रिया के पास में है या वो कैसे भारत को मिल सकती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पॉइंट है, ऑस्ट्रिया इस समय पर भारत के अंदर एक बड़ा मार्केट के तौर पर देख रहा है कि कैसे एक जो बड़ा मार्केट है, बड़ा मार्केट साइज है, उसमें कैसे अपने प्रोडक्ट्स को एक तरह से लेकर के जाया जा सके। बिकॉज हम इस बात को जानते हैं और एक तरह से ये बहुत ही प्रोमिनेंट है कि मैसिवली आप देखिए कि 2 से 3 डजन जो इंडियन कंपनीज है वो वेल एस्टैब्लिश्ड है यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रिया के अंदर। ऑस्ट्रिया की भी कई कंपनी इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश्ड है, खास तौर पर जैसे कि संवाददाता अरुण हमें बता रहे हैं कि दोनों ही देशों के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरुण, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपसे समझना चाहेंगे, एक स्टार्टअप ब्रिज भी बनाया गया है और ये शायद इकोसिस्टम अब और ज़्यादा मजबूती के साथ काम करता हुआ भविष्य में नजर आएगा। बिल्कुल, जो स्टार्टअप ब्रिज की हाल ही में शुरुआत की गई है और इसका मकसद ये है कि कैसे जो स्टार्टअप्स हैं, जो इंक्यूबेटर्स हैं, उनको कैसे एक तरह से एक साथ लेकर के आया जा सके, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आया जा सके। बिकॉज एक स्टार्टअप की डिमांड क्या रहती है कि उसे कोई हैंड होल्डिंग करने के लिए मेंटोर मिल जाए, इंक्यूबेटर्स मिल जाए, फाइनेंसिंग की अगर दिक्कत है तो वो एक दूसरे के साथ बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करते हुए आगे बढ़ सके और फाइनेंस के ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सके। तो एक तरह से जो स्टार्टअप ब्रिज की जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में शुरुआत हुई है, भारत के स्टार्टअप्स को काफी ज्यादा उसमें फायदा होता हुआ दिखाई दिया है। और जैसे ऑस्ट्रिया के जो प्रोडक्ट्स से खासतौर पर मोबिलिटी से जुड़े हुए हैं, स्मार्ट मोबिलिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इन तरह की जो चीजें हैं उसमें कैसे स्टार्टअप्स ऑलरेडी प्रोमिनेंटली यहाँ पर मौजूद है ऑस्ट्रिया के अंदर, जहां पर भारत और ऑस्ट्रिया के जो स्टार्टअप्स है वो कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो उसका फायदा कहीं ना कहीं दोनों ही देश के स्टार्टअप्स को होता हुआ दिखाई देगा। और इस बात को हम जानते हैं कि कैसे मैसिवली अब भारत केवल यूनिकॉर्न्स के ऊपर नहीं, डेकाकॉर्न्स के ऊपर भी फोकस कर रहा है, जहां पर भारतीय स्टार्टअप कंपनी अब मार्केट में लिस्ट होती हुई दिखाई दे रही है, तो एक तरह से और ग्लोबल जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जब ऑस्ट्रिया और भारत के अंदर जो स्टार्टअप से कोलैबोरेशन रहेगा तो
वर्ल्ड प्रैक्टिस, जो वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस है, वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोर होती हुई दिखाई देंगी। और जाहिर सी बात है, जो फाइनेंसिंग के ऑप्शन होते हैं, जो इंक्यूबेशन चाहता है एक तरह से स्टार्टअप का, जो वर्ल्ड के जो बेस्ट इंक्यूबेटर्स उनको मिले, हैंड होल्डिंग करें, उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस रहता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस विजिट की बात करें तो ब्रॉड कॉन्ट्रोस को समझने की कोशिश करें तो नो डाउट प्रायोरिटी पे पीपल टू पीपल कनेक्ट, यानी कि इंडियन डायस्पोरा के साथ जोड़ना और कैसे पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा दिया सके, सहूलियत दी जा सके ट्रैवलिंग के अंदर, उस बात पर फोकस। नंबर 2, कैसे स्टार्टअप्स को कहीं ना कहीं बूस्ट किया जा सके। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पूरा फोकस बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि फिनटेक क्षेत्र को होता हुआ दिखाई देगा। बिकॉज ऑस्ट्रिया के पास जहां एक तरफ हाई एंड और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है, वही भारत के पास एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो नो डाउट एफटीए मूवमेंट एक तरह से यूरोप के अंदर हो रहा है, तो ऑस्ट्रिया क्योंकि एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है, तो वो भी कहीं ना कहीं जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट जब हो रही है तो हम मान सकते हैं कि कुछ बड़े टेकअवेज बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एंड साथ ही साथ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हुए दिखाई देंगे। अंतिम सवाल अरुण आपसे ये कि पूरे यूरोपियन यूनियन में अगर हम ऑस्ट्रिया की बात करें तो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज है पूरे दुनिया में। अगर आप देखें तो पीपीपी के लिहाज से 14 नंबर पे जो उनकी पर कैपिटा इनकम है वो आती है। विकसित भारत का हम सपना देख रहे हैं 2047 तक, विकसित देश एक ऑस्ट्रिया के रूप में, $53,000 पर कैपिटा वहाँ का होना, और हम लोग तो अभी एम कर रहे हैं कि भाई 2047 तक ऑन एन एवरेज $13,000 पे जाएं। तो वही जो मेरा पहला सवाल था कि ऑस्ट्रिया में वो कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनमें भारत को दिलचस्पी होगी, वहाँ से हम सीख सकते हैं, और भारतीय समुदाय के लिए आज प्रधानमंत्री क्या सौगात कुछ ला सकते हैं जैसा कि हमने रशिया में देखा। तो अजय जी, आपके सवाल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि भारत के लिए क्या कुछ होगा इस विजिट में, किन सेक्टर्स पर। तो नो डाउट जिस तरह से भारत कुछ एम्बिशियस टारगेट लेकर के चल रहा है सोलर सेक्टर के लिहाज से, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद कहा है कि कैसे फ्री बिजली मिल सके सोलर पैनल्स घर में लगा करके, उस बात पर फोकस। तो एक तरह से सोलर के अंदर जो क्रिटिकल और हाई एंड टेक्नोलॉजी है, कैसे भारत उसको ले सके। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है मोबिलिटी का, अर्बन मोबिलिटी का खासतौर पर, क्योंकि जिस तरह से हमारी जो शहर है वो विकसित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जो रूरल एरिया जो हमारे देश का है वो एक तरह से अर्बनाइज होता जा रहा है, तो इसमें मोबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रह जाता है। बहुत ही आसान शब्दों में देखा जाए तो कैसे अपने मोबिलिटी को, ट्रैफिक मूवमेंट हो गया, कैसे गाड़ियों का मूवमेंट हो गया, बेटर गाड़ियां हो जो हाई एफिशिएंसी के साथ में हो, और ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसा हो, मेट्रो जैसी सुविधाएं कैसी हो, उन तमाम चीजों पर फोकस रहता हुआ दिखाई देगा। वही दूसरे सवाल की अगर बात की जाए कि क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडियन डायस्पोरा से कनेक्ट करेंगे, तो हमने अमूमन देखा है कि वो इंडिया ग्रोथ स्टोरी को हाईलाइट करते हैं जब भी इंडियन डायस्पोरा से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि एक बात तो है, जब विदेशों के अंदर भारत का जनगण मन जब बचता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और तब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब इंडिया ग्रोथ स्टोरी को हाईलाइट करते हैं कि आज से 10 साल पहले इंडिया की ग्रोथ स्टोरी क्या थी और अब क्या है, अब 2047 तक कैसे भारत विकसित बनने के लिए आगे बढ़ रहा है और अग्रसर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है लोग बहुत बेहतरी के साथ कनेक्ट करते हैं। और अगेन इंडियन डायस्पोरा ये भी एक्सपेक्ट करेगा कि जहां तक जो स्टूडेंट का जो मूवमेंट होता है, जो टेक्निकल पर्सनल्स का जो मूवमेंट होता है इंडिया ऑस्ट्रिया के बीच में, उनको कैसे सहूलियत दी जा सके, वो क्या उस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से कुछ आ सकता है। बिकॉज रशिया में तो हमने देखा कि कॉन्सुलेट्स को ओपन अप किया गया रशिया के अंदर, तो अब जब अपने सेकंड लेग के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑस्ट्रिया के अंदर है, तो इस तरह की जो पीपल सेंट्रिक या पीपल टू पीपल अप्रोच को बढ़ावा देने की दिशा के अंदर क्या कुछ निकल करके आ सकता है, उस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। बहुत धन्यवाद अरुण। और यह भी महत्वपूर्ण है कि 2 दिनों तक 2 फुल डेज प्रधानमंत्री वहां पर बिताने वाले हैं। एक दिन आपने बताया कि भारतीय डायस्पोरा के साथ, और दूसरे दिन शायद और भी ज़्यादा सीरियस मीटिंग्स होंगी बिजनेस फोरम के साथ और दोनों लीडर्स के साथ, दोनों देशों के। बहुत बहुत धन्यवाद वियना से आपका जुड़ने के लिए। विदेश मंत्रालय में सलाहकार अनीश कुमार के नेतृत्व में भारत का एक प्रतिनिधि मंडल कोलंबो के 2 दिनों के दौरे पर श्रीलंका में है। प्रतिनिधि मंडल ने श्रीलंका में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के गतिशक्ति मंच पर चर्चा हुई। साथ ही सरकार की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप भारत ने श्रीलंका के साथ पीएम गतिशक्ति मंच के लाभों को साझा करने पर सहमति जताई है। आपको पता है कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति भारत में चलाई जा रही बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की योजना है, जिसे अब बाकी पड़ोसी देशों के लिए भी खोला जा रहा है। बहुत सारे देश इसका लाभ उठा रहे हैं, श्रीलंका भी उनमें से एक है। जब हम इस तरह के जो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें अलग अलग लेयर्स के जरिए अलग अलग मंत्रालयों को लाने की कोशिश और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग होती है, उसमें अब भारत कैसे मदद कर सकता है अपने पड़ोसी देशों की, उस पर ये चर्चा चल रही है।
दुखद खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक भीषण हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की दुखद मौत हो गई है और 19 लोग घायल बताया जा रहा है। उन्नाव बस हादसे को लेकर के स्थानीय प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 5:15 बजे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दिल्ली जा रही एक स्लीपर बस बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में हवाई पट्टी पर एक दूध का टैंकर था उससे सीधे तौर पर टकरा गई और सभी वहाँ पर 18 लोगों की मौत हो गई है। फिर सभी घायलों को तुरंत बाहर निकाला गया, इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 6 लोगों को ट्रॉमा सेंटर में रेफ़र किया गया लखनऊ के, बाकी का इलाज जिला अस्पताल में होगा। और प्रशासन का ये कहना है कि इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था है और जल्दी से जल्दी सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हादसे की खबर मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया गया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने और घायलों को सही इलाज का उन्होंने निर्देश जारी किया है। सभी को उन्नाव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहाँ घायलों को उच्च स्तरीय अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। उन्नाव के आसपास के सभी हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। केजीएमयू के ट्रामा सेंटर को भी अलर्ट मोड पर रखा। हम यहाँ स्वयं पहुँचकर सारी व्यवस्थाएं किए हैं और कानपुर के भी सभी हॉस्पिटल्स जो टर्सरी केयर के हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जैसे ही घायल पहुँचे उनको उचित उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले। और उन्नाव हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जारी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएमओ की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, कोट, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जिन लोगों ने अपने को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करें। इसके साथ ही मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, अनकोट। प्रधानमंत्री ने हादसे में मारे गए परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा भी की है। इसके अलावा घायलों को भी 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। ये अनुग्रह राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से दिए जाएंगे। और प्रधानमंत्री ने अनुग्रह राशि की घोषणा की है और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से ये अनुग्रह राशि दी जाएगी। पीएमओ की तरफ से ये संदेश जारी किया गया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना, घायलों को 50,000 रुपये का मुआवजा और इस दुखद घटना में मारे गए सभी लोगों के जो परिवारजन हैं उनको 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया गया है। और उन्नाव में हुए हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी संवेदना जताई है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा, कोट, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु का समाचार दुख पहुंचाने वाला है। ऐसी आकस्मिक मृत्यु का शिकार हुए लोगों के परिवार के सदस्यों के प्रति मैं गहन शोक संवेदनाएं व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं, अनकोट। उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा से बीजेपी विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया है। विधायक लंबे वक्त से बीमार थीं और देहरादून की मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। कल रात करीब 10:30 बजे के आसपास उनकी मृत्यु हुई। विधायक शैला रानी मैक्स अस्पताल में 2 दिनों से वेंटिलेटर पर थी। उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर बताया गया। इसके बाद उनकी सर्जरी भी की गई थी। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट के साथ राजस्थान विधानसभा पहुंच चुकी हैं। दिया कुमारी विधानसभा में राज्य का बजट पेश करेंगे। आज राजस्थान राज्य का बजट पेश किया जाएगा। राज्य सरकार लोक कल्याण के कार्यक्रमों पर कितना खर्च करती है और उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं, राज्य के बजट में स्पष्ट तौर पर बजट किसी भी राज्य की अर्थनीति का एक आईना होता है और हर राज्य की स्पेसिफिक जो समस्याएं हैं उनके मद्देनज़र जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनका लेखा जोखा और खर्चों की प्राथमिकता का जो आंकड़ा है वो आज राजस्थान के लिए सभी की समक्ष वहाँ के वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में रखेंगे।
केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज समीक्षा बैठक की है। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित इस बैठक में विद्युत, आवास और शहरी मामलों के कार्यों की समीक्षा की गई है। देश भर के अलग अलग राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। बिहार की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, पश्चिम बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1 और हिमाचल की 3 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। एक तरह से आज एक बार फिर से एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच जीत हार की टक्कर चल रही है। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से कुछ सीटें लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई हैं, वहीं कुछ सीटें विधायकों के निधन के बाद खाली हुई। इन सीटों पर उपचुनाव का नोटिफिकेशन 14 जून को जारी हुआ था। उपचुनाव के नतीजे 13 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सीआरपीएफ, असम राइफल्स और राज्य सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने मंगलवार सुबह करीब 4:30 बजे कांग पोकपी जिले के हिंझोल गांव में छापेमारी अभियान चलाया। इस छापेमारी में 3 संदिग्ध उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों ही एक भूमिगत संगठन के कार्यकर्ता हैं। इनके नाम हैं थांगजोएल हाओकिप उर्फ थांगबोई, जंगजोलैन खोंगसाई उर्फ गोलेन और जंगमिनुल सेंगसन उर्फ फ्रैंकी। गिरफ्तार किए गए इन तीनों लोगों पर हाल ही के दिनों में कई आपराधिक घटनाओं में शामिल होने का संदेह है। ऑपरेशन में 2 AK राइफल्स, 1 MA1 MK3 राइफल और HBBL और 3882 राउंड मिश्रित गोला बारूद बरामद किया गया है। और आपको सीधे लिए चलते हैं। डोरेंट कप के टूर्नामेंट को संबोधित कर रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रतियोगिता 135 वर्ष से अधिक समय से आयोजित किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि शिमला ट्रॉफी शिमला के निवासियों द्वारा खिलाड़ियों को वर्ष 1904 में दी गई थी। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में विजेता टीम को प्रेसिडेंट कप प्रदान किया था। तब से इस टूर्नामेंट में विजेता टीम को 3 कप्स और 1 ट्रॉफी, दोनों कप्स और 1 ट्रॉफी दिए जाना एक परंपरा है। आज इन तीनों का अनावरण किया गया है। देवियों और स्वजनों, फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है। जो प्रोफेशनल फुटबॉलर्स हजारों प्रशंसकों के सामने खेलते हैं तो खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। आजकल यूरो कप 2024 टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। पूरे विश्व में करोड़ों लोग ये टूर्नामेंट देख रहे हैं। प्राय सभी देश के समाचार पत्रों में भी इस टूर्नामेंट की खबरें और तस्वीरें रोज आ रहा है। भारत में फुटबॉल का स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रयास सभी फुटबॉल प्रतिभागी को मिलकर करना चाहिए। मैं डुरांड कप टूर्नामेंट के आयोजन से जुड़े सभी लोगों की सराहना करती हूँ। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सब दृढ़ संकल्प और स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ खेलेंगे। मैं इस खेल में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को कहना चाहूँगी कि चाहे आप जीते या हारे, खेल में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और आपको दूसरी टीम्स का सम्मान करना चाहिए। खेल में कभी कभी आवेग और आवेश पैदा हो जाता है, लेकिन खिलाड़ियों को अपनी भावनाओं को सही दिशा देने और खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए भरपूर प्रयास करना चाहिए। आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं मंगल कामना करती हूँ और एक बार फिर सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
राष्ट्रपति भवन से आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे। डूरन कप के खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बल अलर्ट पर है। आतंकवादियों का पता लगाने के लिए बदनोटा माचेड़ी इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच हमले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। कल शाम को एनआईए की एक टीम बदनोता में जेंडा नाले के पास पहुंची, जहां आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया था। राजौरी में भी सुरक्षा बलों ने गश्त मार्च का आयोजन किया। वहीं डोडा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अब भी जारी है। आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बल ने घड़ी भागवा जंगल में तलाशी अभियान चलाया तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया है और उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के होने की खबर मिली। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच लगातार जारी है। सीबीआई ने इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों को ही पटना से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को आज सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन गिरफ्तार आरोपियों में से एक परीक्षार्थी है और दूसरा परीक्षार्थी का अभिभावक। आज सीबीआई की पूरी कोशिश रहेगी कि इन्हें रिमांड पर लिया जा सके। इनके साथ ही अन्य आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए भी छानबीन जारी है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के रामनगर जिले का नाम बदल करके बेंगलुरु दक्षिण रखने के प्रस्ताव पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस में भगवान राम के प्रति इतनी नफरत का भाव है कि वो उनके अस्तित्व को ही नकारती है। हिंदू नफरत और राम जी के प्रति उदासीनता नए चरम सीमा को छू रही है। प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं, ये कांग्रेस ने कहा। राम मंदिर को रोको टोको, ये भी उन्होंने किया। बाबरी को फिर से बना दीजिए। और फिर राम जन्मभूमि के आंदोलन को इंडिया अलायंस ने हराया, ये अभी राहुल गांधी ने कहा था। उसके बाद रामनगर जिले का नाम बदलने की साजिश की जा रही है डीके शिवकुमार और कर्नाटका कांग्रेस के द्वारा। और राम जी के प्रति इतनी नफरत का भाव है कि पहले हिंदू को हिंसक कहना, राम जी के अस्तित्व को नकारना, सनातन को बीमारी, सनातन समाप्त, हिंदू टेरर, ये सारी कहने वाली कांग्रेस पार्टी अब रामनगर का भी नाम बदलना चाहती है। ये उनकी मानसिकता और सोच को दर्शाता है। एससी कमीशन ने SC/ST कल्याण बोर्ड में फंड का दुरुपयोग का संज्ञान लेते हुए कर्नाटक सरकार को अब नोटिस जारी किया है। कर्नाटक सरकार भी ये मान रही है कि फंड का दुरुपयोग हुआ है। हालांकि इस मामले में अपने मंत्रियों को क्लीन चिट दे रही है। अब SC कमीशन ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने स्वीकार किया कि अधिकारियों ने आदिवासी कल्याण बोर्ड में फंड का दुरुपयोग और हेराफेरी की है। उन्होंने ये भी कहा कि इस सिलसिले में हमने अपने मंत्रियों से बात की है। हमारे एक मंत्री ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। मंत्री होने के नाते जांच का सामना करना ठीक नहीं है। डीके शिवकुमार ने कहा कि मंत्री को अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। Our Honorable Minister has resigned to give a way for a free and fair investigation. I think there is nothing wrong. The investigation will come out as early as possible. वहीं भाजपा इस घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सीधी संलिप्तता का आरोप लगा रही है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि आदिवासी कल्याण बोर्ड के 187 करोड़ रुपए का इस्तेमाल तेलंगाना और अन्य राज्यों में चुनाव के लिए किया गया। ये घोटाला वरिष्ठ अधिकारी चंद्रशेखरन की आत्महत्या के बाद सामने आया था। उन्होंने एक मृत्यु नोट छोड़ा था जिसमें आरोप लगाया गया था कि वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें एक मंत्री की मौखिक निर्देश के आधार पर निगम के प्राथमिक खाते से पैसे निकालने के लिए एक समानांतर खाता खोलने के लिए मजबूर किया था। मध्य महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में 13 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान काफ़ी भारी वर्षा हुई है, जिसके कारण रिहायशी इलाकों में बरसात का पानी भर गया है। लोगों का घर से निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया है और आम जनजीवन व्यस्त बताया जा रहा है।
और उधर गुजरात के अलग अलग जगहों पर मंगलवार को भारी बारिश हुई और मौसम विभाग के वैज्ञानिक रामाश्रय यादव ने बताया कि पंचमहाल, दाहोद, वडोदरा, सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड़, दमन, दादरा नगर हवेली, डांग, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और दीव में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके बाद मुरादाबाद जिले के 20 गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। फसली क्षेत्र के साथ साथ गांव के अंदर रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। उधर नेपाल में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार तेज बारिश की वजह से कोसी बैराज के सभी 56 दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से बिहार के कई जिलों में अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि 44 सालों में पहली बार कोसी बैराज के सभी दरवाजे खोले गए हैं। साथ ही बैराज से तकरीबन 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके चलते कोसी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। स्थिति से बचने के लिए स्थानीय लोग सुरक्षित जगहों के लिए कूच कर रहे हैं। और असम में भी बाढ़ की वजह से स्थिति गंभीर बनी हुई है। मंगलवार को 7 लोगों की इसमें जान चली गई और अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर के 79 हो गई है। स्थिति यह है कि कुछ प्रमुख इलाकों में ब्रह्मपुत्र और 5 दूसरी नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। 26 जिलों के 90 राजस्व मंडलों के तहत 2700 से ज़्यादा गांव अब भी बाढ़ के पानी से जूझ रहे हैं। 17,17,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अकेले धुबरी ज़िले में अन्य सभी ज़िलों की तुलना में सबसे ज़्यादा 3.5 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। कुछ प्रमुख प्रभावित ज़िले कछार, बारपेटा, दरांग, गोलाघाट और दक्षिण सलमारा हैं। राज्य भर में 507 राहत शिविरों में 48,000 से ज़्यादा शरण लिए हुए हैं। मंगलवार को बाढ़ के कारण 7.5 लाख से ज़्यादा बड़े और 4.5 लाख छोटे जानवर भी प्रभावित हुए हैं। वहीं तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले में भी बाढ़ के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग खासे परेशान हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से राशन के साथ ही रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें उन तक पहुंचाई जा रही हैं। बाढ़ पीड़ितों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मेडिकल चेकअप के लिए सरकारी मेडिकल टीम्स के साथ ही NGOs के मेडिकल ऑफिसर भी लगातार राहत शिविरों का दौरा कर रहे हैं। पहले दिन के लिए हम लोग आता है NGO से, NGO का तरफ से SLA PPT, हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट, और डेली तो हेल्थ मेडिकल टीम आते रहता है यहाँ में। कोल्ड एंड फीवर और लेट्रिन का प्रॉब्लम सब लोग का है, और गैस का प्रॉब्लम और फीवर केस आता है, दैट इज कॉमन। 1 तारीख से पानी बरसात आरम्भ हो गया है। बाद में क्या 4 तारीख पे यहाँ में मथाई टूट गया है, उसके बाद सारा गांव प्लावित हो गया है। हमारा यहाँ टिंगखांग समस्ती के सरपाखाटी नाम का जगह है, यहाँ पे 5 गांव डूबा हुआ है। अब मुंबई में मध्य पश्चिम और हार्बर लाइन रेलवे के 7 स्टेशन के नाम बदलने का प्रस्ताव कल मंगलवार को विधानसभा के दोनों सदनों ने मंजूर कर लिया। दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य की महायुति सरकार ये प्रस्ताव केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजेगी। दोनों सदनों में रखे गए प्रस्ताव के अनुसार करी रोड स्टेशन का नाम बदलकर लालबाग, सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन का डोंगरी, मरीन लाइन्स का मुंबा देवी, चरनी रोड का गिरगांव, कॉटन ग्रीन स्टेशन का नाम काला चौकी, डॉकयार्ड रोड का मझगांव और किंग्स सर्कल का नाम बदलकर तीर्थंकर पार्श्वनाथ किए जाने की मांग की गई है। वहीं सैंडहर्स्ट रोड का नाम मध्य लाइन के साथ ही हार्बर लाइन पर भी बदल दिया जाएगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर सौम्या स्वामीनाथन को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय टीबी एलिमिनेशन कार्यक्रम का प्रिंसिपल एडवाइजर नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति की सूचना के बाद सौम्या स्वामीनाथन ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कोट, मैं भारत में टीबी के मामलों और मौतों में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR के साथ मिलकर के काम करने के लिए उत्सुक हूँ।
हमें इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है और नीति और अभ्यास को आगे बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विज्ञान लाने की आवश्यकता होगी। अनकोट। और पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के दौरान आज अलग अलग इलाकों में हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। सबसे अधिक शिकायतें नदिया जिले के राणाघाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से आई, जहां सुबह सुबह नकाबपोश बदमाशों ने एक पोलिंग एजेंट सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला और तोड़फोड़ की। शिकायतों के बाद राणाघाट दक्षिण के पायराडांगा इलाके में तनाव बढ़ गया है। भाजपा के पोलिंग एजेंट सरवंती डे ने आरोप लगाया कि लगभग 35 बदमाश सुबह सुबह उनके आवास पर पहुंचे। उन्होंने धमकी दी कि वे मतदान के दौरान घर पर ही रहें। हालांकि नदिया पुलिस ने इस सिलसिले में 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच राणाघाट दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर मुकुटमण अधिकारी ने आरोपों से इनकार किया। चुनाव आयोग ने इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उत्तर प्रदेश में 20 जुलाई को एक ही दिन में 36 करोड़ 46 लाख पौधे लगाए जाने का नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 की समीक्षा की। एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को इस वर्ष 36 करोड़ 46 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। मुख्यमंत्री योगी ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से इस लक्ष्य को हर हाल में 20 जुलाई को हासिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही अभियान के तहत जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने पौधा लगाने के साथ साथ पौधों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने को कहा। समीक्षा बैठक में उन्होंने जानकारी दी कि बीते 6 सालों में 168 करोड़ से ज़्यादा पौधे रोपित किए जा चुके हैं। इनमें साल 2017-18 में 5 करोड़ 72 लाख, 18-19 में 11.77 करोड़, 19-20 में 22 करोड़ 60 लाख, 20-21 में 25 करोड़ 87 लाख, 21-22 में 30 करोड़ 53 लाख, 22-23 में 35 करोड़ 49 लाख और 23-24 में 36 करोड़ 16 लाख पौधे लगाए गए। पर्यावरण को बचाने की योगी सरकार की इस पहल की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी सराहना कर रही हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून की हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1.98% लाख एकड़ भूमि में हरित आवरण में वृद्धि हुई है। समीक्षा बैठक में योगी आदित्यनाथ ने राजकीय पक्षी सारस के ग्रीष्मकालीन गणना की भी घोषणा की। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने नई दिल्ली में निजी क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा और जन समर्थ पोर्टल सहित वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति और कार्य प्रदर्शन पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान डॉक्टर जोशी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा सहित विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं के तहत अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बैंकों की शाखाएं खोलने और बैंक सेवा से वंचित गांवों में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स की तैनाती की प्रगति की भी समीक्षा की। डॉक्टर जोशी ने सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के माध्यम से देश में सामाजिक सुरक्षा के विस्तार और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने वित्तीय समावेशन को और मजबूत बनाने के लिए निजी बैंकों द्वारा की गई प्रगति पर विस्तार से चर्चा की और उनसे वित्तीय समावेशन योजनाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाने का आग्रह किया। भारत के छोटे शहरों में लगातार डिजिटल लेन देन अब लोकप्रिय बना हुआ है। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट से पता चलता है कि छोटे शहरों में 65% लेन देन अब डिजिटल तरीके से किए जाते हैं और इसका नेतृत्व कर रहा है जनरेशन एक्स यानी युवा पीढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 साल पहले 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया अभियान को लॉन्च किया गया था। इस दूरगामी पहल का सकारात्मक असर डिजिटल पेमेंट पर भी पड़ा है। मंगलवार को किरनी इंडिया और अमेजन पे इंडिया द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के छोटे शहरों में उपभोक्ताओं द्वारा लगभग 65% लेन देन अब डिजिटल हो गए हैं।
वहीं बड़े शहरों में यह आंकड़ा 75% तक है। रिपोर्ट के अनुसार इस डिजिटल भुगतान क्रांति का नेतृत्व भारत के 25 वर्ष से लेकर 43 वर्ष की आयु वाले नौजवानों और 44 वर्ष से लेकर 59 वर्ष की आयु वाले उम्रदराज लोगों द्वारा किया जा रहा है। वहीं 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में युवाओं की तुलना में ज्यादा कार्ड और वॉलेट का उपयोग होता है। केरनी इंडिया के वित्तीय सेवा प्रमुख के पार्टनर शाश्वत शर्मा के मुताबिक इस रिपोर्ट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लेन देन में डिजिटल भुगतान को व्यापक रूप से अपनाने से लेकर सुविधा और रिवार्ड्स की खातिर भारत में अभी खरीदें और बाद में भुगतान करें जैसी उभरती भुगतान विधियों के उदय की विस्तृत जानकारी है। रिपोर्ट के अनुसार नगद लेन देन कम होने के कारण यूपीआई, डिजिटल वॉलेट और कार्ड का व्यापक आकर्षण बढ़ रहा है, जिसमें 69% व्यापारिक लेन देन डिजिटल मोड से हो रहे हैं। आज भारत वो देश है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे रिलायबल मॉडल दुनिया को दे रहा है। अमेजन पे इंडिया के सीईओ विकास बंसल के अनुसार भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति में उपभोक्ताओं से लेकर व्यापारियों तक सभी का योगदान है। छोटे शहरों में डिजिटल लेन देन के प्रवेश के साथ सड़कों पर ठेला या रेहड़ी लगाने वाले द्वारा डिजिटल पेमेंट स्वीकारने से हम डिजिटल भुगतान के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। ये रिपोर्ट 120 शहरों में 6000 से अधिक उपभोक्ताओं और 1000 व्यापारियों के सर्वेक्षण पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचेस की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। ऐसे में दोनों टीमों की कोशिश तीसरा मुकाबला जीत करके सीरीज में बढ़त बनाने पर होगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम बुधवार को हरारे के मैदान पर जब उतरेगी तो टीम की सोच जीत के साथ जिम्बाब्वे पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की रहेगी। वैसे देखा जाए तो पहले T20 में जिस तरह से टीम बिखरी थी उसकी पूर्ति दूसरे T20 में 100 रन की विजय के साथ शुभमन गिल एंड कंपनी ने पूरी की। वैसे एक और अच्छी बात यह है कि भारत ने जिम्बाब्वे में अब तक कोई भी T20 सीरीज नहीं गंवाई है। भारत ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ कुल 10 मैच खेले हैं, जिसमें से 7 में उसे जीत मिली है, जबकि 3 में टीम को हार का मुंह देखना पड़ा है। सीरीज के बाकी मैचों के लिए शिवम दुबे, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम के साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि जायसवाल को टीम में जगह मिलना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने पिछले मैच में ही शतक जड़ा है। वहीं जिम्बाब्वे की बात करें तो दूसरे T20 में जिम्बाब्वे की गेंदबाजी बेहद खराब रही थी। खिलाड़ियों ने 20 ओवर में 234 रन बनवा दिए। ऐसे में तीसरे T20 में जिम्बाब्वे अपनी गेंदबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगा। बल्लेबाजी में भी टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। टीम को अपने बल्लेबाजों से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम्स के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला भारत ने 10 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस तरह से दोनों टीमों के बीच ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त हो गई। सीरीज का दूसरा मुकाबला बारिश के चलते धुल गया। चेन्नई में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम 17.1 ओवर में 84 रनों पर ही सिमट गई। जवाब में भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट खोए 10.5 ओवर्स में 88 रनों के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। स्पेन की टीम यूरो कप 2024 के फाइनल्स में पहुंच चुकी है, जहां उसकी टक्कर अब आज देर रात इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता के साथ होगी। टीम की इस जीत से जहां खिलाड़ी और कोच बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, वहीं टीम के प्रशंसक भी उत्साहित नजर आए। यूरो कप में स्पेनिश टीम की ताकत चरम पर दिख रही है और यही वजह है कि टीम बगैर कोई मुकाबला गंवाए प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है। टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में कड़े प्रतिद्वंदी फ्रांस को मात दी। इस जीत की बड़ी बात यह रही कि टीम ने मैच में वापसी करते हुए जीत हासिल की। इस जीत में टीम के हीरो लामिन यामाल रहे। स्पेनिश टीम के कोच के मुताबिक उनके लिए ये विजय किसी सपने के सच हो जाने जैसी रही। देखिए, हमने एक फुटबॉलर से उम्दा खेल देखा है। हम सब जानते हैं कि वो कौन है। हमें अब उसको संभाल कर रखना होगा, लेकिन मैं उसे कुछ सलाह भी दूंगा। उसे ये समझना होगा कि ये बस एक शुरुआत है। उसे अपने को जमीन पर रखना होगा।
उसे चीजों को उसी तरह से समझना होगा जैसे वो पहले समझता था। हालांकि मैं बता दूं कि उसके अंदर बहुत मैच्योरिटी है। आने वाले समय में वो हमें और जीत दिला सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस जीत को लेकर और साथ ही साथ फाइनल में पहुंचने को लेकर। मुझे नहीं मालूम कि ये टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोल था या नहीं, लेकिन इतना पता है कि ये मेरे लिए बहुत उपयोगी गोल रहा, क्योंकि इस गोल के बल पर हम फाइनल में हैं। वहीं स्पेन के फैंस भी अपनी टीम के प्रदर्शन से बेहद खुश दिखे और उन्होंने माना कि टीम की एकजुटता इस कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। हमें उम्मीद थी कि हम जीतेंगे। हम बहुत सारी उम्मीदों के साथ फाइनल में हैं। मुझे लगता है कि हम जीत दर्ज करेंगे, कोई और फिलहाल दिखता नहीं। देखिए, शुरुआत में हम बहुत डर गए थे, लेकिन जल्द ही बेहद कम समय में 2 गोल और हम सब जबरदस्त रूप से उत्साहित हो गए। देखिए अब फाइनल में क्या होता है। जाहिर तौर पर स्पेन के लिए इस जीत के बड़े मायने हैं। टीम किसी भी बड़ी प्रतियोगिता के फाइनल में 12 साल बाद पहुंची है और सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनल तक पहुंचने का टीम का जो अंदाज रहा है वो बिल्कुल पावरफुल रहा है, जो जाहिर तौर पर इस टीम की बड़ी ताकत की बड़ी तस्वीर को सामने रखता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी मंजूषा कंवर का मानना है कि आगामी पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में भारतीय एथलीट पिछली बार से ज़्यादा मेडल्स जीतने में कामयाबी हासिल करेंगे। मंजूषा कंवर ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन ने। पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी और कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट मंजूषा कंवर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है मैम डीडी न्यूज़ में। सबसे पहले कैसे देखते हैं आप चांसेस पैरालंपिक्स में भारतीय कंटिंजेंट का? पिछली बार 19 मेडल आए थे, इस बार क्या उम्मीद है? आई थिंक इस बार उम्मीद पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने बोला है कि 25 तो मिनिमम है और 30 अगर आ गए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल से उन्होंने इसलिए बोला है कि तैयारी देख के, और बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स भी खेले हैं, एथलीट्स और प्रिपेयर्ड है, कॉन्फिडेंट है, तो ज़रूर लास्ट ओलंपिक से ज़्यादा मेडल्स आएंगे। और सपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पीसीआई का सपोर्ट है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, पीएम मोदी लगातार सपोर्ट की बात करते हैं। अच्छा लगता है जब इतने सारे एथलीट्स, इंडियन कंटिंजेंट पहले के मुकाबले ज़्यादा बड़ा है और प्लस मेडल्स भी उसकी वजह से ज़्यादा आए हैं। मेरे टाइम में अगर हमारा ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर आके हमें विश करे तो एक सपना ही था, और अब हम देख रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पूरे एथलीट्स को विश कर रहे हैं, उनको मिल रहे हैं, उनके गले लग रहे हैं, एंड ही इज़ विशिंग देम वेल। और जो इंडियन ऑयल जैसे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं पूरे फेडरेशंस के साथ, जैसे पीसीआई के साथ लगे, तो ऐसा सपोर्ट मिलना, आई थिंक अब तो सिर्फ मेडल का ही बाकी है, और एथलीट्स को अच्छा सपोर्ट मिला है, उसका बेनिफिट मिला है। पूरा देश ने सपोर्ट किया, स्टेट गवर्नमेंट्स, नेशनल फेडरेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पॉन्सर्स लाइक इंडियन ऑयल, सब ने सपोर्ट किया है। और ज़रूरी है कि सपोर्ट एथलीट्स तक मिले, जिससे उनको बेस्ट फैसिलिटी मिले, बिकॉज ओलंपिक्स के लिए आपको बेस्ट ही फैसिलिटी होना चाहिए टू गेट अ मेडल। मैम, सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। फैन सपोर्ट करेंगे, पूरा देश चेयर करेगा भारतीय कंटिंजेंट के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? कोई स्ट्रेस ना ले, कोई टेंशन नहीं ले, पूरा भारत आपके साथ है। आप बस अपना जो भी प्रैक्टिस किया है उसको याद करो और खेलो, और ज़रूर मेडल आपके हाथ में आएगा। रियलिस्टिकली आपको कितने मेडल्स लग रहे हैं? 25 से 30? एक फिगर क्या देना चाहेंगे? 25 डेफिनेटली, एंड इफ़ आई कैन ड्रीम 30। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए, 25 से 30 पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी मंजूषा कंवर बोल रही हैं कि पैरालंपिक्स में भारतीय कंटिंजेंट लेकर आएगा। कैमरामैन संजीव के साथ दिल्ली से अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़। मुकाबले को म्यांमार ने 2-1 से अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम शुक्रवार को एक बार फिर से म्यांमार के खिलाफ मैदान पर होगी, जहां टीम की कोशिश मुकाबले को जीतकर इस हार का खिताब चुकाने की होगी। भारतीय टीम फिलहाल फीफा रैंकिंग में 67वें स्थान पर है, जबकि म्यांमार की टीम 54वें स्थान पर मौजूद है। तो समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।